नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस धरती की कहानी में उतर रहे हैं जहां कहते हैं कि रेत के कण-कण में शौर्य की गूंज है। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ की। और हमारे पास मारवाड़ के इतिहास पर एक बहुत ही विस्तृत प्रस्तुति है जो राव मालदेव से लेकर वीर दुर्गादास राठौड़ तक के दौर को कवर करती है। और हमारा मिशन सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस रेगिस्तानी जमीन ने, इस मरुधरा ने ऐसे असाधारण योद्धा और इतनी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था आखिर कैसे पैदा की। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी जगह की कहानी उसके नाम से शुरू होती है। ये मारवाड़ शब्द मतलब सुनने में ही बड़ा दमदार लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी ज्योग्राफी, इसके भूगोल में ही छिपा है। अच्छा। हाँ, ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। मरु, मरु जिसका मतलब है रेगिस्तान, और वाड़, जिसका मतलब होता है एक रक्षित क्षेत्र। तो रेगिस्तान द्वारा रक्षित भूमि। फिर कुछ लोग इसका मतलब मौत का भूभाग भी निकालते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में जीवन आसान तो नहीं था। ये तो है। तो इस जमीन की कठोरता ही इसकी पहचान थी, और शायद इसी कठोरता ने यहाँ के लोगों को भी वैसा ही बनाया होगा, मजबूत, संघर्षशील। बिल्कुल सही। जो 7वीं सदी में चीनी यात्री हुइनसांग यहाँ आया था तो उसने इस इलाके को गुर्जरात्रा कहा था। आज के नक्शे पर देखें तो ये जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर का इलाका है। ये वो धरती है जहां हर चीज के लिए लड़ना पड़ता था। इसी संघर्ष ने यहाँ के लोगों के डीएनए में वीरता भर दी। और इसी वीर भूमि पर फिर राठौड़ वंश का राज स्थापित हुआ। ये राठौड़ आए कहाँ से थे? इनकी जड़ी कहाँ थी? इनकी जड़ें जुड़ती हैं कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल से। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में राव सिहा के साथ। अच्छा। आप सोचिए, 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज को तबाह कर दिया है, तो जयचंद के ही वंशज राव सिहा एक नई जमीन की तलाश में अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। रेगिस्तान में एक तरह से अपने लिए एक नया घर, एक नई किस्मत ढूंढ रहे थे। हाँ, और किस्मत उन्हें मारवाड़ ले आई। उस समय पाली के जो अमीर पालीवाल ब्राह्मण थे, वो मीणा लुटेरों से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने मदद मांगी होगी। जी, उन्होंने राव सिहा से मदद मांगी। सिहा ने उनकी रक्षा की, और बस यहीं से मारवाड़ में राठौड़ शासन का अध्याय शुरू हो गया। उन्होंने बाड़मेर के पास खेड़ को अपनी पहली राजधानी बनाया। लेकिन राठौड़ों की असली राजधानी तो मंडोर बनी है ना? मुझे याद है कि मंडोर तो पहले प्रतिहारों का गढ़ हुआ करता था। सही कहा। तो ये राठौड़ों के पास कैसे आया? क्या उन्होंने इसे जीता था? नहीं, यही एक दिलचस्प मोड़ है। इसे जीता नहीं गया था, ये दहेज में मिला था। दहेज में? हाँ, राव चूड़ा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, ने प्रतिहारों से इसे हासिल किया और मंडोर को राठौड़ों की स्थायी राजधानी बनाया। और राव चूड़ा ने ही सामंत प्रथा की भी शुरुआत की। सामंत प्रथा, ये क्या होती थी? इसे आप एक तरह का सामंती नेटवर्क समझ सकते हैं। राजा अपने भाइयों और करीबी रिश्तेदारों को जमीन के टुकड़े यानी जागीरें देता था। अच्छा। और बदले में वो जागीरदार जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक और दूसरी मदद देते थे। इससे राज्य की सुरक्षा और प्रशासन दोनों मजबूत हुए। और मंडोर के बाद आया जोधपुर, जिसके साथ राव जोधा का नाम जुड़ा है। और एक खास तारीख भी, 12 मई 1459। ये तारीख इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसी दिन राव जोधा ने एक नई राजधानी की नींव रखी, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर जोधपुर रखा। और शहर की सुरक्षा के लिए उन्होंने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक ऐसा किला बनवाया जो आज भी आसमान को छूता हुआ दिखता है, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। तो 1459 की ये तारीख मारवाड़ के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से सत्ता का एक स्थायी और मजबूत केंद्र बन गया। जोधपुर के स्थापना के बाद मारवाड़ ने अपने सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक को देखा, राव मालदेव। हाँ। इनका शासनकाल था 1531 से 1562 तक। हाँ। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें एक उपाधि दी थी, हशमत वाला राजा का था। ऐसे में दिल्ली और आगरा में बैठे फारसी इतिहासकार मारवाड़ के किसी राजा को हशमत वाला कह रहे हैं, मतलब शक्तिशाली और वैभवशाली शासक। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मालदेव सिर्फ एक स्थानीय राजा नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्रीय शक्ति थे जिसे दिल्ली भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्हीं स्रोतों में एक और थोड़ी विवादास्पद बात भी मिलती है। मालदेव पर अपने पिता राव गांगा की हत्या का आरोप भी है जी, जिसके चलते उन्हें मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। इन दो छवियों को एक साथ कैसे देखें? इतिहास में नायक अक्सर ऐसे ही जटिल होते हैं। ये सच है कि उन पर ये दाग था, लेकिन उनके साम्राज्य विस्तार को कोई नकार नहीं कर सकता।
जब 1531 में सोजत में उनका राज्याभिषेक हुआ तो उनके पास सिर्फ 2 परगने थे। सिर्फ 2, जोधपुर और सोजत। हाँ, बस। लेकिन अपनी मौत के समय तक वो 58 परगनों के स्वामी बन चुके थे। 58 परगने, इसीलिए उन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। मतलब ये कल्पना करना भी मुश्किल है, एक राजा जिसने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और जीते। उन्होंने एक एक करके अपने पड़ोसियों को हराया। भद्राजून, नागौर, मेड़ता सब उनके कब्जे में आ गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी 1541 में। 1541? बीकानेर के शासक राव जैतसी के खिलाफ पाहोबा का युद्ध। इस जीत के बाद बीकानेर भी उनके साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उन्होंने मारवाड़ को सचमुच एक साम्राज्य बना दिया था। युद्ध और राजनीति से परे मालदेव की कहानी में एक बहुत ही मानवीय और दुखद अध्याय भी है। रूठी रानी उमादे का। वो कौन थी और ये कहानी क्या थी? उमादे जैसलमेर के शासक राव लूणकर्ण की बेटी थी। कहते हैं कि शादी की पहली ही रात मालदेव से उनकी किसी बात पर ऐसी अनबन हुई कि वो रूठ गईं। अच्छा। और ऐसी रूठी कि उन्होंने कसम खा ली कि वो जिंदगी भर मालदेव का मुंह नहीं देखेंगी। और उन्होंने ये कसम निभाई? पूरी तरह से। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मालदीव से अलग अजमेर के तारागढ़ किले में गुजार दी। इतिहास में वो रूठी रानी के नाम से अमर हो गईं। लेकिन इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा आखिर में आता है। वो क्या? 1562 में जब मालदेव की मौत हुई तो रानी उमादे उनकी पगड़ी के साथ महासती हो गईं। पगड़ी के साथ? हाँ, महासती का मतलब है कि जब पति का शव मौजूद न हो तो उसकी किसी निशानी के साथ सती हो जाना। ये कितनी अजीब और दुखद बात है। पूरी जिंदगी जिस इंसान से नाराज रहीं, उसी की निशानी के साथ सती हो गई। बिल्कुल। ये उस दौर के गर्व, प्रेम और सिद्धांतों की एक बहुत ही जटिल कहानी है। वाकई। अब आते हैं मारवाड़ के इतिहास के शायद सबसे बड़े युद्ध पर, 1544 का सुमेलगिरी का युद्ध। जी। एक तरफ राव मालदेव, दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान शेरशाह सूरी। ये युद्ध इतना अहम क्यों माना जाता है? क्योंकि इस युद्ध ने साबित कर दिया कि मारवाड़ की असली ताकत क्या थी। शेरशाह सूरी एक बहुत ही चालाक शासक था। उसे पता था कि मालदेव की राजपूत सेना को सीधे लड़ाई में हराना मुश्किल है। तो उसने सैन्य बल से ज्यादा कूटनीति का, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? उसने मालदेव के 2 सबसे वफादार और बहादुर सेनापतियों जैता और कूपा के खिलाफ एक साजिश रची। उसने जाली खत लिखवा के मालदेव के कैंप में भिजवा दिए। जाली खत? हाँ, उन खतों से ऐसा लग रहा था जैसे जैता और कूपा ने शेरशाह से घूस ले ली है और वो लड़ाई में मालदेव को धोखा देंगे। और मालदेव ने इस पर यकीन कर लिया? दुर्भाग्य से हाँ, वो इतने निराश हुए कि अपनी मुख्य सेना लेकर युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। अब मैदान में बचे थे सिर्फ जैता और कूपा और उनके साथ मुट्ठी भर लगभग 8000 सैनिक। सामने थी शेरशाह सूरी की 80,000 की विशाल सेना। 8000 बनाम 80,000, ये तो सीधे सीधे आत्महत्या थी। किसी और के लिए होती, लेकिन जैता और कूपा के लिए ये अपने सम्मान को बचाने का मौका था। उन पर जो देशद्रोह का कलंक लगा था उसे मिटाने के लिए वो अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ शेरशाह की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। और क्या हुआ उस लड़ाई में? उस दिन सुमेल की धरती पर जो हुआ उसे देखकर शेरशाह सूरी भी दहल गया। जैता और कूपा ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि एक वक्त पर शेरशाह को अपनी हार नजर आने लगी थी। जैसे तैसे उसने युद्ध जीता, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो इतिहास में अमर हो गया। क्या कहा था उसने? उसने कहा, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह जीत गया, वरना मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए? इसका क्या मतलब था? शेरशाह की नजर में मारवाड़ की सूखी जमीन एक मुट्ठी बाजरे जितनी ही थी, जबकि उसके पास हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य था। सही। लेकिन इस छोटी सी रियासत को जीतने में उसे अपना पूरा साम्राज्य दांव पर लगाना पड़ गया। ये जैता और कूपा की वीरता को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। एक ऐसा राजा जिसने 52 युद्ध लड़े, तो लगता है कि उसके पास किले तोड़ने के अलावा बनाने का वक्त कहाँ होगा। लेकिन मालदेव सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक निर्माता भी थे। बिल्कुल, उन्होंने जो किले बनवाए वो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उनकी सैन्य स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। मेड़ता का किला, पोकरण का किला, सोजत का किला, ये सब सामरिक ठिकानों पर बनाए गए थे। और जोधपुर का परकोटा भी? हाँ, उन्होंने जोधपुर शहर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनवाई जिसे परकोटा कहते हैं, ताकि शहर सुरक्षित रहे।
इसीलिए उनके दौर को मारवाड़ का शौर्य युग भी कहते हैं। मालदीव के बाद मारवाड़ के इतिहास में एक और नाम सूरज की तरह चमकता है, और वो नाम है वीर दुर्गादास राठौड़ का, जिनका नाम ही स्वामी भक्ति और बलिदान का प्रतीक बन गया। दुर्गादास का जन्म 1638 में हुआ था। उनके पिता आसकरण राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। दुर्गादास को इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसिस कहा है। यूलिसिस की तरह चतुर और साहसी। जी, उन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, यानी एक ऐसा अनमोल रत्न जिसे कोई भेद न सका। और उनके जीवन की असली परीक्षा कब शुरू हुई? 1678 में, जब अफगानिस्तान के जमरूद में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उस समय उनका कोई जीवित वारिस नहीं था। और दिल्ली में बैठे औरंगजेब के लिए ये एक सुनहरा मौका था। बिल्कुल। उसने फौरन जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित करने का क्या मतलब था? ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था? नहीं, ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये मारवाड़ की आत्मा पर हमला था। खालसा का मतलब था कि अब ये जमीन सीधे मुगल बादशाह के अधीन है। मतलब मारवाड़ की अपनी पहचान खत्म। हाँ, सदियों की आजादी एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह का जन्म हुआ। जी, उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी ने लाहौर में एक बेटे को जन्म दिया, अजीत सिंह। अब मारवाड़ का एक कानूनी वारिस था। औरंगजेब ने एक चाल चली। क्या? उसने कहा कि अगर शिशु अजीत सिंह इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें जोधपुर का राजा मान लिया जाएगा। यहीं पर दुर्गादास राठौर ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने शर्त ठुकरा दी। हाँ, और यहीं से शुरू हुआ वो 30 साल लंबा संघर्ष। 30 साल, ये तो एक पूरी पीढ़ी होती है। दुर्गादास ने ये लड़ाई लड़ी कैसे मुगल साम्राज्य के खिलाफ? ये कहानी सिर्फ तलवार की नहीं, दिमाग की भी है। ये एक बेहतरीन असिमेट्रिकल वॉरफेयर का उदाहरण है। दुर्गादास ने दिखाया कि कैसे एक छोटी जड़ शक्ति गुरिल्ला युद्ध और सही गठबंधनों से एक महाशक्ति को रोके रख सकती है। उनकी मुख्य रणनीतियां क्या थी? सबसे पहले उन्होंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से मिलकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया, जो मुगलों के पुराने दुश्मन थे। अच्छा। दूसरा, उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का शानदार इस्तेमाल किया। वो मुगलों की बड़ी सेना पर अचानक हमला करते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते थे। उनकी सप्लाई लाइन काट देते थे। और उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल? दोखी औरंगजेब के अपने बेटे शहजादा अकबर को बगावत के लिए उकसाना। और इस 30 साल की लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और दुर्गादास अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी शपथ पूरी की। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत दुखद है। जिस राजकुमार के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी ने उन्हें देश निकाला दे दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। अजीत सिंह राजा बनने के बाद दूसरों के बहकावे में आ गए। उन्हें कान का कच्चा कहा जाता है। मतलब दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते थे। हाँ, उन्होंने दुर्गादास पर शक करना शुरू कर दिया और उन्हें मारवाड़ छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और दुर्गादास चुपचाप चले गए। अपनी बाकी जिंदगी उन्होंने उज्जैन में महाकाल की सेवा में गुजारी। 22 नवंबर 1718 को शिप्रा नदी के किनारे उस महान योद्धा की मृत्यु हो गई। उनकी छतरी आज भी उज्जैन में है, जो उनकी स्वामी भक्ति की कहानी कहती है। हमने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों और 30 साल लंबे संघर्ष की बात की, लेकिन सवाल ये है कि ये सब चलता कैसे था? एक राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, एक मजबूत सिस्टम भी चाहिए। हाँ, चलिए प्रशासन पर एक नजर डालते हैं। मारवाड़ का वो सिस्टम कैसा था? सोचिए, मारवाड़ की सरकार एक बड़ी कंपनी की तरह थी। महाराजा सीईओ थे। अच्छा। उनके नीचे 2 सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, प्रधान और दीवान। तो ये सीईओ और सीएफओ की तरह थे? बिल्कुल। प्रधान एक तरह से सीईओ था, जो राजा का मुख्य सलाहकार और मिलिट्री का हेड होता था, और दीवान सीएफओ था, जो वित्त और राजस्व यानी सारा पैसा रुपया देखता था। दीवान इतना जरूरी था कि उसे राजा का दूसरा शरीर तक कहा जाता था। और इनके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के हेड कौन थे? सेना की भर्ती और सैलरी के लिए एक तरह से एचआर मैनेजर था, जिसे बख्शी कहते थे। विदेश मंत्रालय यानी दूसरे राज्यों से बातचीत के लिए मीर मुंशी था, और परगने यानी जिलों को संभालने के लिए हाकिम होता था। तो एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम था। जी। और आम लोगों के लिए न्याय और टैक्स की क्या व्यवस्था थी? टैक्स के लिए लाटा और कुंता जैसे सिस्टम थे, जो फसल के अंदाजे पर आधारित थे। और न्याय के लिए कोई लिखित कानून नहीं था।
ज्यादातर मामले गांव की पंचायतें या जाति पंचायतें ही सुलझा लेती थीं। सबसे बड़ी अदालत राजा की होती थी। ये सारी जानकारी हमें आज मिलती कहाँ से है? मतलब उस दौर के इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? 3 किताबें बहुत खास हैं। पहली मोहणोत नैणसीरी ख्यात, जिसे लिखने वाले मोहणोत नैणसी को मारवाड़ का अबुल फजल भी कहते हैं। दूसरी मारवाड़ परगनारी विगत, जो एक तरह से उस समय का गजेटियर है। और तीसरी जोधपुर की हकीकत बही, जो एक तरह की सरकारी डायरी थी जिसमें रोज की घटनाएं लिखी जाती थीं। तो ये था मारवाड़ के इतिहास का एक सफर। एक तरफ राव मालदेव जैसा साम्राज्य बनाने वाला शासक, तो दूसरी तरफ वीर दुर्गादास जैसा रक्षक, जिसने 30 साल तक सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये वीरता, कूटनीति और बलिदान की एक अविश्वसनीय कहानी है। बिल्कुल। मरुधरा का इतिहास सिर्फ युद्धों का इतिहास नहीं है, ये शौर्य और त्याग की एक अमर गाथा है। और आज की चर्चा खत्म करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। दुर्गादास राठौड़ ने जिस राजकुमार के लिए 30 साल संघर्ष किया, उसी ने उन्हें देश निकाला दे दिया। सत्ता और स्वामी भक्ति के इस जटिल रिश्ते के बारे में आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं?